हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो अपन करने वाले हैं वो बीएसटीसी वालों के लिए एक रामबाण क्लास होने वाली है। और मैं तो बस ये कहूँगा आपसे, आप धैर्य बना के रखें। लास्ट 3 घंटे में आपका ये पूरा जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं पूरे इतने शानदार तरीक़ा से समझाने वाला हूँ कि आप याद रखोगे। अब सिर्फ आप धैर्य बनाएं और अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख के सिर्फ मेरी बातों को सुनें और एक पेज ले लें या फिर कॉपी ले लें और जो भी की पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाता जाऊँ वो लिखते जाएं, ठीक है। और ध्यान रखें क्योंकि हम करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। और आप सभी जो भी अभी जो पढ़ रहे हैं वो सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सीरियसली लेंगे और ढंग से पढ़ाई करेंगे। और तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भाई साहब वो आता है 150 नंबर का, और ये डिसाइड करता है कि आप एसटीसी में कितने नंबर ला सकते हो। क्योंकि अपन बात करें रीजनिंग की तो लगभग रीजनिंग में सभी स्टूडेंट लगभग सेम होते हैं, यानी कि लगभग ठीक ठाक नंबर ले आते हैं। यानी कि ये जो पोर्शन होगा ना टीचिंग एप्टीट्यूड वो डिपेंड करेगा आपकी सोच के ऊपर, यानी कि आप सोचते किस तरह हो। और मैं जो बातें कहूँगा ना आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं बता दूँ ये क्या है आपको। सबसे पहले अगर इसका मतलब पता है ना अभिरुचि का, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से अलग चीज़ें सोचने लगोगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये शिक्षण अभिरुचि पढ़ने से पहले 2 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ के बाद आप जब बीएसटीसी करके निकलोगे तो आपको जो बच्चे पढ़ाने हैं वो 1 से 5वीं तक के पढ़ाने हैं। और अपने माइंड में ये लेके बैठो कि हम एक टीचर हैं और हमारे सामने क्या बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। और बच्चे भी आपको वो सोचने हैं कक्षा 1 से 5वीं तक के, क्योंकि आपको उन्हीं को पढ़ाना है। तो जो भी बातें होंगी हम उन्हीं को केंद्र में रखेंगे, 1 से 5 तक के बच्चे और एक टीचर। और आप अपने अंदर ये फील करें कि हम एक टीचर हैं और हमारे सामने जो बच्चे हैं ना वो 1 से कक्षा 5वीं तक के। मैं जो भी बात करेंगे अपन जो भी सिलेबस में जो भी सारा चीज़ है। अब जैसे ये नेतृत्व है, अब नेतृत्व का मतलब होता है नॉर्मली अगर बात करें जैसे कि नेतागिरी, नॉर्मली बात में अगर हम बात करें तो अब इसका मतलब हमें ये नहीं है कि 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनमें नेतागिरी करनी है, ठीक है। उनको हमें गाइड करना है, उनका नेता बनना है हमें। तो बस आप ये सोच के बैठे कि हम एक टीचर हैं, प्राइमरी एजुकेशन अपन करा रहे हैं और बच्चे कौन से हैं 1 से कक्षा 5वीं तक के, ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण आप जानते हो जो अपन पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं वो शिक्षण है। इम्पोर्टेंट वर्ड है ये बहुत, अभिरुचि। देखो थ्योरेटिकल क्लास होगी आपकी और सारे टॉपिक में एक ही क्लास में कराने वाला हूँ। बस आप धैर्य का साथ बना के रखें और जो भी भाई बहन नए चैनल पे आएँ वो सब्सक्राइब कर लें। और अपने सभी दोस्त जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है आपको इसमें से 150 नंबर नहीं ले पाऊँ ना, मेरी गारंटी है। आप मैटर देख लेना एक बार, आप एक बार देखो एक बार इसको, है ना। फिर मैटर आप जहाँ भी पढ़ रहे हों, जिस भी बुक से पढ़ रहे हों, वो आप मिला के देख लेना। मैंने भी जो मैटर तैयार किया होगा वो बुक्स से या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हो मैंने भी कहीं से पढ़ाई करी होगी है, तो सारा कुछ मैंने बिल्कुल कंबाइन करके यानी कि एक इकट्ठा पैकेज है आपके लिए शिक्षण अभिरुचि का। अब देखो अभिरुचि क्या होती है, मैं एक छोटी सी बात करूं अभिरुचि क्या होती है। अब केवल अभिरुचि की बात कर रहा हूं मैं, अभिरुचि को कह सकता हूं मैं दृष्टिकोण। क्या कहता हूं, दृष्टिकोण। एप्टीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण। देखो अभी से मेरी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दें, ठीक है। मैं एक इमेजिनरी बना रहा हूँ एक, ठीक है चलो ये बना लेता हूँ। देखो ये एक पक्षी है, ठीक है। आपने देखा होगा इसकी चोंच लंबी होती है और मान लो इसके मुंह में है मछली। क्या है, इसने मछली पकड़ रखी है। ध्यान देना, ठीक है। यानी कि अब देखो आप और मैं
मान लो आप 2 बच्चे हैं आपके पास, है ना, तो एक बच्चा को लग रहा है कि ये जो पक्षी है, मान लो ये कोई भी पक्षी है, इसको लगेगा एक बच्चे को कि ये इसको बचा रहा है, क्योंकि वो उसका दृष्टिकोण है, वो उसकी अभिरुचि है। और मुझे जैसे कि एक दूसरे बच्चे से आपने पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो उसे लगेगा कि ये इसको खा रहा है। तो अभिरुचि का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका शिक्षण के प्रति क्या रुझान है, क्या दृष्टिकोण है। समझ में बात? तो आज हम इसमें ये जो सारे टॉपिक हैं, जैसे कि शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व है, संप्रेषण कौशल है, क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता, व्यावसायिक परिबद्धता है, समाजीकरण है और CCE है, तो ये सारे टॉपिक अपन एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक बार पुनः मैं कह दूं आपसे, एक कॉपी लेके बैठें, जो भी मैं की पॉइंट यहाँ पे लिखाऊं वो लिखते जाने साथ के साथ, और एक बार आप मेरे पे विश्वास करके देखें, मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं अब चालू करूँगा आपका फर्स्ट टॉपिक, शिक्षण और अधिगम। ठीक है, चलो एक बार शिक्षण और अधिगम की मैं बात करने वाला हूँ। हाँ भाई, तो हम बात करेंगे अब कहीं की शिक्षण और अधिगम की। देखो, पहले तो मोटा मोटी से ये समझ लो कि शिक्षण में और अधिगम में अंतर क्या है। भाई हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर सीख बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उसका आउटपुट पता होना चाहिए कि भाई इसको कहते किसको हैं। देखो, अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, अगर अपन ये सोचो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है इसमें से, अगर मैं फिर भी बात करूँ तो शिक्षण का मतलब है पढ़ाना। शिक्षण का मतलब क्या है भाई? पढ़ाना। और अधिगम का मतलब क्या है? सीखना या फिर पढ़ना। ये क्या है? शिक्षण और अधिगम। तो एक एक टॉपिक देखेंगे अपन, शिक्षण किसको कहते हैं, अधिगम किसको कहते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं शिक्षण की, तो शिक्षण कार्य कौन करता है भाई? कौन पढ़ाता है आपको? एक टीचर पढ़ाएगा। ये शिक्षण जो प्रक्रिया है टीचर के द्वारा करी जाएगी, और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अधिगमकर्ता के द्वारा करी जाएगी, कोई विद्यार्थी के द्वारा करी जाएगी, बालक के द्वारा करी जाएगी। ठीक है, आप अपना माइंड बिल्कुल साफ रखें। मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दें, और जो मैं कंटेंट लाया हूँ वो आप टेंशन फ्री रहें, और ये जो है ना, इसमें से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास करें, और आप इस क्लास को लेने के बाद किसी भी बुक के क्वेश्चन करके देखना, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, हम बात कर रहे हैं शिक्षण की। तो शिक्षण जो शब्द है ना भाई साहब, किसको कहते हैं अपन? टीचिंग को। अब मैं क्या करा रहा हूँ? टीचिंग करा रहा हूँ। तो ये क्या है? शिक्षण है। यानी कि शिक्षण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंग्लिश का टीचिंग वर्ड है ना, उससे शिक्षण की उत्पत्ति हुई है। और अगर अपन हिंदी की बात करें तो शिक्षा से हुई है। किससे हुई है? शिक्षा से। और शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है ज्ञान देना किसी को, है ना। क्या है शिक्षा का मतलब? किसी को ज्ञान देना या फिर शिक्षा देना। ये किसका मतलब है? शिक्षा का। और इसी शिक्षा से किसकी उत्पत्ति हुई है? शिक्षण की। अब देखो, अब एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। आपके पास पता है, जब सवाल आएगा ना, तो चारों ऑप्शन ऐसे आएंगे, बिल्कुल सेम सेम लगेंगे आपको। आपको डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होने वाली है। इससे अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ हो, आपने 12th करी है अभी, है ना, आपने पहले थ्योरी ही पढ़ी होगी, इसलिए पहले आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को ना बिल्कुल अच्छे से कवर कर लो। आपके माइंड में बैठा लो कि शिक्षण क्या है। ठीक है, देखो, तो शिक्षण है क्या है कि देखो, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? शिक्षण से। अच्छा, आपने परिवर्तन सुना होगा, लेकिन वांछित परिवर्तन क्या है? देखो, परिवर्तन का मतलब है चेंज, लेकिन वांछित परिवर्तन का मतलब है कि जो आप सिखा रहे हो किसी को, अगर आप उसमें सक्सेस हो, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ शिक्षण, और अगर भाई साहब शिक्षण जो है, मेरा शिक्षण कब सही होगा? जब मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, तो वो क्या है? हमारा एक शिक्षण है। यानी कि ये जो वांछित शब्द है, इसका मतलब है, वांछित परिवर्तन का मतलब है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो आप में परिवर्तन हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो वो क्या है? शिक्षण।
शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कि जो मैं चाह रहा हूँ वो परिवर्तन किए जाते हैं। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। समझ में आई बात? आगे देखो, यह दूसरों को अधिगम के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अब मैंने क्या बताया, अधिगम का मतलब है सीखना और शिक्षण का क्या है? सिखाना। तो जो शिक्षण वाली प्रक्रिया है ना, ये अधिगम के लिए किसी को प्रेरित करती है, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ना भाई। मैंने कोई चीज़ आपको बताई, मैंने शिक्षण कार्य किया, और उस शिक्षण कार्य से अगर आपका अधिगम सार्थक हो रहा है, आप अच्छी तरह सीख पा रहे हो, है ना, तो वो क्या है? शिक्षण है। यानी कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है अधिगम को प्रेरित करती है। समझ में आई बात? आगे देखो, इसका उद्देश्य क्या है? अधिगम को बढ़ाना। यानी कि शिक्षण का उद्देश्य है अधिगम को बढ़ाना, यानी कि शिक्षण के द्वारा अधिगम को बढ़ाया जाता है, यानी कि किसी को सिखाया जाता है, किसी को ज्ञान दिया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। अब देखो, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। बड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान दें मेरी इस बात का कि शिक्षण अगर आपसे आए द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण के दो ध्रुव हैं। और ये किसने बताया भाई? एंडरसन ने। शिक्षण के आपको क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षण के कितने ध्रुव हैं, अगर आपको कह रहा है एंडरसन के अकॉर्डिंग तो कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं भाई साहब? एक तो अध्यापक है जो आपको पढ़ा रहे हैं, एक जो बालक है जो पढ़ रहे हैं। तो यानी कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? द्विध्रुवीय है। लेकिन अगली ही बात में मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय है, और ये बताया भाई साहब जॉन डीवी साहब ने। अब आपके मन में एक सवाल कि अगर पेपर में आता है कि शिक्षण की प्रक्रिया द्विध्रुवीय है या त्रिध्रुवीय है, तो सर हमें कौन सा करना है? तो आपको करना है मेरे भाई बहनों त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। अगर आपको कोई नाम नहीं दे रखा है ना। अब देखो कैसे है। अब मैंने बताया कि ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने बताया था? एंडरसन ने। और द्विध्रुवीय प्रक्रिया के अंदर एक आप हैं, एक मैं हूँ। आप इमेजिनेशन को बढ़ाएं अपने को, यानी कि दो हैं, एक आप और मैं, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट। लेकिन ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो भी तो एक वो है ना भाई, ये भी तो इसका एक चर है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोले जा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो क्या है? हमारा एक सिलेबस है, तो वो भी क्या है? हमारा एक ध्रुव है। यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? आपके टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और एक होता है हमारा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। यानी कि जो भी, अब मैं किसी बच्चे को, मैंने क्या बताया, आपके मन में सिर्फ 1 से 5वीं तक के बच्चे होंगे और आप ये फील कर रहे होंगे कि आप एक शिक्षक हो, उनको पढ़ा रहे हो। अब आप सोचो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो भाई, आपने पढ़ाई चलो अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ा रहे हो आप? अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हो। अब अल्फ़ाबेट जब बच्चों को सिखा रहे हो तो इसमें देखो, एक तो सिखाने वाला होगा। सिखाने वाला कौन होगा? अध्यापक यानी कि आप। एक सीखने वाला यानी कि क्लास, बच्चे। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा हूँ। तो ये कौन सा ध्रुव है? हमारा तीसरा ध्रुव है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शिक्षण की जो अभिक्रिया है, शिक्षण का जो प्रोसेस है वो कैसी है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और ये तीनों ध्रुव कौन से होते हैं भाई साहब? अध्यापक होता है, बालक होता है, और एक हमारा पाठ्यक्रम होता है। यानी कि शिक्षण क्या है? नॉर्मल भाषा में बात करूँ, किसी से अपन शिक्षा दे रहे हैं ना, तो वो शिक्षण है। और आप इतने लोड लेके इसको पढ़ें नहीं, ठीक है? बड़े आराम से पढ़ें, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। आपका माइंड स्थिर रखो बस, और बस मेरी बातों को गौर से सुनते जाओ, ठीक है? आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। देखो, मैं बात करूँगा शिक्षण के चर की। अगर आपको भाई साहब एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षण के चर कितने होते हैं, तो आपको करना है शिक्षण के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। कौन कौन से? एक तो बालक हो गया, हाँ, एक अध्यापक हो गया, एक हमारा हो गया पाठ्यक्रम या सिलेबस। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो क्या है? हमारा एक चर है। अब देखो, ये तीनों जो चर है ना भाई, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि अकेला बालक नहीं पढ़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई पढ़ाने वाला है। और कुछ चीज़ें जो वो पढ़ा रहा है, समझ रहे हो? तीनों चीज़ हो गई। तो जो पढ़ा रहा है
जैसे कि आप टीचर हो, आप कक्षा 4 की क्लास में पढ़ा रहे हो, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, क्योंकि भाई आप तो मास्टर हो, भाई मास्टर आदमी स्वतंत्र होता है। तो जो अध्यापक होता है वो कैसा होता है, हमारा स्वतंत्र चर होता है, सत्तावादी चर होता है। और जो स्टूडेंट होते हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ और वो डिपेंड तो टीचर पे है ना, तो उनको कहते हैं अपन डिपेंडेंट, यानी कि आश्रित चर। मोटा सा सोचो अपने माइंड से कि जो आदमी स्वतंत्र है कौन है, अध्यापक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, स्वतंत्र चर कहेंगे। और जो जिसको अपन पढ़ा रहे हैं वो हम पे डिपेंडेंट है भाई, तो उनको क्या कहेंगे अपन, आश्रित चर करेंगे या फिर परतंत्र चर कहेंगे। ठीक है, वो कौन होते हैं, बालक होते हैं। अब मध्यस्थ चर कौन सा होता है इसमें से, मध्यस्थ चर में कई बार बता चुका हूँ भाई साहब, जब आपके पास पढ़ाने के लिए सामग्री ही नहीं होगी तो आप क्या पढ़ाएंगे बताओ। इसलिए शिक्षण के जो चर होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये शिक्षण के चर 3 होते हैं। एक तो होता है भाई साहब अध्यापक, यानी कि स्वतंत्र है। नियोजक क्यों कहते हैं इसको बताओ, यानी कि ये योजना बनाता है। आपने भाई पढ़ाना है तो योजना बनाएंगे, सीधी बात है। और आश्रित या परतंत्र क्यों कहते हैं बच्चे को, क्योंकि ये टीचर पर डिपेंड है। मध्यस्थ चर होता है हमारा पाठ्यक्रम, जो दोनों के बीच में एक रिलेशन का काम कर रहा है, यानी कि टीचर उस चीज़ को बता रहा है और बच्चे उस चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट, शिक्षण की विशेषताएं। क्या है, शिक्षण की विशेषताएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कोई कि निम्न में से शिक्षण की विशेषता नहीं है। इस टॉपिक में से हमेशा एक सवाल आता है, आपसे लगभग ऐसा ही दे देगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो शिक्षण की विशेषता है कि अधिगम, शिक्षण क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। भाई मैं शिक्षण करा रहा हूँ, आप अधिगम कर रहे हो, है ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि शिक्षण जो है अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि सिखाने की प्रक्रिया है। यानी कि पढ़ाना जो है दूसरे को ज्ञान देने की एक प्रक्रिया है, अधिगम की एक प्रक्रिया है, यानी कि इसके थ्रू बच्चा सीखता है। दूसरी मैं बात करूँ समायोजन, अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, या मैं पढ़ा रहा हूँ, अब शिक्षण की प्रक्रिया में देखो आप तीनों चीज़ों को सोच के रखे माइंड में, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, और हमारा एक सिलेबस भी है, पाठ्यक्रम भी है ना। तो शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है, समायोजन की, यानी कि जब अपन शिक्षण करा रहे हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, समायोजन होता है। यानी कि बच्चे क्या सीखते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं। टीचर क्या सीखता है, एडजस्टमेंट सीखता है। कैसे, देखो हम किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा उधम मचा रहा है, कोई किसी की पेंसिल चोर रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ा रहे हो आप माइंड में रखें 1 से 5 तक की क्लास है, और ये जो शुरुआती बच्चे होते हैं थोड़े शरारती होते हैं, है ना। तो वो टीचर क्या करता है, समायोजन बैठाता है कि भाई क्लास को कैसे कवर किया जाए। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, निर्देशन की प्रक्रिया, यानी कि जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो बच्चों को क्या देता है, निर्देश देता है। तो मैं कह सकता हूँ शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। अच्छा, जन्म से क्यों, देखो शिक्षण में आता है सीखना भी आता है, अधिगम आता है। तो भाई आदमी जो सीखता है वो जन्म से सीखने लग जाता है। हो सकता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चा 3 महीने का हुआ तो वो क्या कुछ चीज़ें सीखता नहीं, धीरे धीरे वो अपनी मम्मी को पहचानने लगता है, क्या वो सीखा नहीं, कुछ वातावरण से कुछ चीज़ें सीखता है। तो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कैसी है भाई साहब, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि आप जब तक मरोगे ना शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी। देखो शिक्षण की प्रक्रिया भाई साहब विद्यालय के अंदर भी होती है, विद्यालय के बाहर भी होती है, यानी कि हर जगह शिक्षण का कार्य होता है। कैसे होता है, अब देखो विद्यालय के अंदर तो चलो अपन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हैं। अब सोचो, माइंड लगाओ कि 2 बच्चे जा रहे हैं, दोनों दोस्त हैं ना। अब सिर्फ ये सोच के बात करें कि आप 1 से 5 तक के बच्चे को सोच रहे हैं। चलो मान लो 4 कक्षा में कोई बच्चा पढ़ता है, और उसकी एज होगी लगभग 9, लगा लो आप 9 साल, है ना। दोनों दोस्त जा रहे हैं, रास्ते में भाई साहब एक कुत्ता मिलता है उनको, एक उनमें से चलो कुत्ते में एक पत्थर मार देता है ना। कुत्ते ने उसको काट लिया, क्या दूसरे वाला क्या करेगा, अगले दिन उस कुत्ते में पत्थर मारेगा, नहीं मारेगा,
क्योंकि उसको पता है कि जब अपन कल गए थे तो भाई साहब कुत्ते ने हमको काट लिया था। तो ये प्रक्रिया कैसी हुई? बाहर हुई। यानी कि विद्यालय के अंदर भी सीखा जाता है, विद्यालय के बाहर सीखा जाता है ना। और आप और पास जो है कहीं पे भी सीख सकते हो। अब बच्चों की छोड़ो, अगर अपन नॉर्मल लाइफ में अपन देखें हैं, अगर जैसे कि आपका मन हुआ है, आप कहीं घूम रहे हो, आपने किसी लड़की को छेड़ दिया है ना, आपके साथ 4 दोस्त हैं, अब भाई साहब एक कोन में से मार पड़ गई, कल से वो 3 भी नहीं आएंगे वहाँ पे। उन्होंने उससे क्या लिया? सीखा है ये चीज़ें, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब कल मार खा के आए वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं जाना है हमको। ठीक है, तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है भाई साहब विद्यालय में भी होती है, विद्यालय के बाहर होती है, यानी कि हर जगह अपन शिक्षण कार्य चलता रहता है। बातें समझ में आ रही है ना? शिक्षण व्यक्तिगत भी हो सकता है, शिक्षण सामूहिक भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति को कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो क्या है इसका मतलब? कि शिक्षण व्यक्तिगत हो रहा है। लेकिन अगर मेरे सामने पूरी क्लास बैठी है, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे बैठे हो मेरे सामने, आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिका हो, आपको मैं गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो शिक्षण कैसा है भाई? व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। शिक्षण से भाई साहब बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास से मतलब है उसका शारीरिक विकास भी होगा शिक्षण से, उसका मानसिक विकास भी होगा शिक्षण से, उसका संवेगात्मक विकास होगा, उसका सांस्कृतिक विकास होगा, उसमें समाजीकरण की प्रोसेस शुरू होंगी, बालक सीखेगा। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? बच्चा सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि बच्चे का पूरी तरह से विकास किस में होता है? शिक्षण के दौरान। शिक्षण की प्रक्रिया में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। ज्ञानात्मक का मतलब होता है आपके ज्ञान से मतलब, आपकी बुद्धि से मतलब होता है। भावात्मक का मतलब है आपके इमोशंस से मतलब होता है, और क्रियात्मक का मतलब होता है आपके कार्य करने का जो तरीका है उससे मतलब होता है। देखो, जैसे कि मैं ज्ञानात्मक की बात करूं, यानी अगर कोई चीज़, जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ाया बच्चे को, उसको वो याद हो गई, शिक्षण प्रक्रिया है कि नहीं है? मैंने भाई सिखाए। बात करूँ भावात्मक की, यानी कि शिक्षण जो प्रक्रिया है आपको भाई साहब आपके इमोशनली मजबूत करती है। इमोशनली मजबूत कैसे? अब जैसे कि बहुत से हमारी भावी शिक्षिकाएं होती हैं जो छोटी छोटी बात पर जैसे रो देती हैं, है ना। अब ये रोना ठीक है, लेकिन हर बात पर रोना ठीक नहीं होता है। यानी कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है भावात्मक रूप से भी आपको मजबूत बनाती है, यानी कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। किससे? शिक्षण से। बात करूँगा मैं नेक्स्ट, शिक्षण जो है अध्यापक के बीच में और बालक के बीच में कैसी है? अंतःक्रिया है। मतलब हम, अब जैसे कि आप और हम हैं, अभी मेरे सामने कैमरा है, आप कैमरे के पीछे पढ़ रहे हो, अपने फ़ोन से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी हम अंतःक्रिया कर रहे हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं उनका रिप्लाई दूंगा, आप क्वेश्चन करेंगे, रिप्लाई दूंगा, या आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, है ना, तो आप किसी से कुछ कह रहे हो, बच्चों को कुछ बता रहे हो, बच्चे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस है? शिक्षक और बालकों के बीच में क्या है? एक अंतःक्रिया है। शिक्षण भाई साहब एक कला भी है, शिक्षण विज्ञान भी है। यानी कि कला कैसे है? शिक्षण कला इसलिए है कि भाई शिक्षण हर कोई आदमी नहीं करा सकता है, ये वही करा सकता है जिसके अंदर ये कला होगी, जिसका संप्रेषण कौशल अच्छा होगा, जिसके हाव भाव अच्छे होंगे, जो अपनी बात को सही तरह से रख पा रहा हो, वही क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया को अच्छी तरह करा पाता है। तो इसलिए शिक्षण क्या है? कला है। और विज्ञान कैसे? शिक्षण में सभी नए नए नवाचारों का उपयोग होता है, इसलिए एक विज्ञान भी है। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। शिक्षण सार्वभौमिक होता है, यानी कि आप चाहे इंग्लैंड में पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया में पढ़ रहे हो, शिक्षण सब जगह होता है और एक प्रोसेस होती है शिक्षण की। तो शिक्षण क्या है? एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। शिक्षण जो है शैक्षिक प्रक्रियाओं में निहित होती है, यानी कि शैक्षिक प्रक्रियाएं बहुत सी हो सकती हैं, जैसे आपका खेल कूद हुआ, है ना, आपकी शैक्षिक गतिविधियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ हुई, शैक्षिक प्रक्रिया हैं, उनमें से एक शिक्षण भी आता है। तो ये क्या थी भाई साहब हमारी शिक्षण की विशेषताएं। मुझे उम्मीद है कि आप ये साथ की साथ की पॉइंट लिखते जाना है,
आप एक और चीज़ ध्यान रखें, मैं सभी बुक्स का बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल निचोड़ लेके आ रहा हूँ, आप इनको लिख लें, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षण की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो हाँ भाई, शिक्षण कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे अपन, हमने पढ़ा था अभी शिक्षण। अब मैं बात करूँगा भाई साहब अच्छे शिक्षण की। भाई शिक्षण की तो हमने पता है कि कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, कौन कौन से चर है, आश्रित थे, है ना, परतंत्र थे, मध्यस्थ चर कौन कौन से थे। फिर मैं बात कर रहा हूँ अच्छे शिक्षण की। अब अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए बताओ। भाई अच्छा शिक्षण वो होगा ना जो आपको मतलब प्रभावी होगा, यानी जो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गया तो वो अच्छा शिक्षण है। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कमी है। हो सकता है आपकी हो सकता है मेरी हो सकता है सिलेबस की हो सकता है मेरा जो स्किल है वो अच्छा नहीं हो सकता है मेरे हाव भाव अच्छे नहीं हो सकता है आपका मन ही नहीं हो पढ़ने का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन जो अच्छा शिक्षण होता है उसमें क्या विशेषताएं हैं, देखो अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करता है। जो अच्छा शिक्षण होता है ना वो अधिगम के जो संसाधन हैं जिनसे आदमी सीखता है। अब वो कुछ ही हो सकते हैं, आपके स्किल हुई, आपके हाव भाव, है ना, आपका सिलेबस हुआ। तो ये जो भी संसाधन हुए और सहायक सामग्री हैं, जैसे कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, सब ग्लोब उसका अरेंजमेंट करना। तो इसका मतलब है कि अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करता है कौन, अच्छा शिक्षण। अगर अच्छा शिक्षण होगा तो भाई उसका अधिगम संसाधन कैसे होंगे, व्यवस्थित। बालक को उसकी गति से सीखने में प्रेरित करता है कौन, अच्छा शिक्षण। अब देखो इसका मतलब ये कतई नहीं है आप जा रहे हो कक्षा 3 में पढ़ाने के लिए, है ना, और आप तो भाई टीचर हो और आप पढ़ाने लगो ऐसी चीज़ों को जो बच्चों को समझ में नहीं आए, ऊपर से निकल जाएँ बातें आपकी, तो क्या है अच्छा शिक्षण है, नहीं। यानी कि उनके स्तर के हिसाब से पढ़ाना है आपको। कैसे पढ़ाना है, उसकी गति से सीखने में प्रेरित करता है। यानी कि कक्षा 3 का बालक है ना, तो उसको उसके स्तर के हिसाब से पढ़ाओ, उसकी गति के हिसाब से पढ़ाओ। पहले देखो कि आप उसकी योग्यता क्या है, वो कौन सी चीज़ों को समझ पा रहा है, कौन सी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो ये कौन करता है, अच्छा शिक्षण। अच्छे शिक्षण में बालक और अध्यापक दोनों क्रियाशील होते हैं। यानी कि अच्छा शिक्षण वो होता है जिसमें बालक भी काम करे और अध्यापक भी काम करे। कैसे, अब ऐसा नहीं है, अब जैसे आप कक्षा 4 में पढ़ा रहे हो साहब हैं, और गए और रामायण बाँच के आ गए, शिक्षण अच्छा है क्या, गलत है। यानी कि आप जो कहना चाह रहे हो वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। और इसमें जैसे कि आपने कोई प्रैक्टिकल करना है, आप अगर अपन बड़े क्लासों में देखें, हमने कोई प्रैक्टिकल करना है, मान लो कोई साइंस का करना है, और आप उनसे ऐसे ही बता दो कि भाई देखो कि एक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम किसी एसिड से कराते हैं तो ये बनता है, वो बनता है। तो क्या बच्चा, अब बच्चे को नहीं पता हाइड्रोजन क्या है, बच्चे को नहीं पता एसिड क्या है, बच्चे को नहीं पता रिएक्शन क्या है, तो क्या वो सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। यानी कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाओ बच्चा भी क्रियाशील रहे, अध्यापक भी क्रियाशील रहे। अब जैसे छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा, जैसे अपन पहाड़े बुलवाते ना, हाँ, 2 बच्चे सामने खड़े कर लिए, बोलो बेटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, वापस से क्लास में सेम रिप्लाई आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, मैं टीचर हूँ, 2 बच्चे मेरे साथ खड़े, वो भी क्रियाशील है, वो भी काम कर रहे हैं, साथ के साथ में बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो ये कौन सा शिक्षण होगा, अच्छा शिक्षण, जिसमें अध्यापक भी अपना काम करे और बच्चा भी अपना काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे बैठे, एक बच्चा कोनी मारने लग रहा है एक दूसरे को, एक चोरी कर रहा है, दूसरा आ रहा है सर इसने मेरी कॉपी फाड़ दी। तो आपका क्लास का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, अच्छा शिक्षण आप नहीं करा रहे हो, यानी कि अधिगम संसाधन व्यवस्थित नहीं है आपका माहौल ही अच्छा नहीं है। तो अच्छा शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, अच्छे शिक्षण की, आपका अधिगम जो संसाधन है, कोई भी हो, वातावरण हो, क्लासरूम हो, उसमें जो सामग्री है वो हो, आपकी कौशल हुई, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, अधिगम संसाधनों में। वे कैसे होनी चाहिए, आपके व्यवस्थित होने चाहिए। दूसरी बात, ऐसे पढ़ाओ आप ताकि बच्चे भी क्रियाशील रहें। अब आपको पढ़ाए ऐसे रहे हो कि रामायण चल रही है ना, बच्चा अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन क्या पढ़ा के चला गया। तो बालक और अध्यापक दोनों क्रियाशील,
नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें निदान और क्रिया प्रतिक्रिया शामिल है। किसमें? अच्छे शिक्षण में। निदान का मतलब क्या है भाई? आपने पैथोलॉजी पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं सॉरी सुनी होगी, जैसे कि अपन लैब जाते हैं, है ना, बुखार की जांच करवाने जाते हैं, आरबीसी चेक करवानी है। यानी कि निदान का मतलब है सीधी सीधी बात है चेक कराना, यानी कि जांच कराना। यानी कि जो आपका अच्छा शिक्षण होगा ना, वो ये बताएगा कि इस बच्चे ने सीखा है कि नहीं सीखा है, कौन सी चीज़ सीखी हैं, कौन सी नहीं सीखी हैं। अच्छा नहीं सीखी हैं तो फिर क्यों नहीं सीखी हैं, तो ये क्या है? हमारा निदान है। इसके बाद फिर उपचार किया जाता है। यानी कि चलो मान लो अब एक बच्चा थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम दे रहा है, वो उन चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है। अब आप उसको चाहे पास बिठा के आप उस चीज़ों को समझा रहे हो, है ना। अब जैसे ही आपको पता चल गया भाई, आपको पता चला कि उसमें सुनने की प्रॉब्लम है, तो उसका ये क्या है? आपका निदान है। यानी कि अगर आप किसी की कमी को निकाल रहे हो तो वो क्या है? उसके लिए निदान है। लेकिन निदान के बाद जब आपको पता चला कि वो बच्चा सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे। आप हो सकता है उसको आगे की पंक्ति में बिठाएं ताकि वो ढंग से सुन सके। तो अच्छा शिक्षण वही है जो अध्यापक को ये बताए कि निदान करना है, उपचार करना है। आपको पता चले कि किस बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया भी शामिल है इसमें, यानी कि आप कोई क्रिया कर रहे हो तो बच्चे भी क्रिया कर रहे हैं। यानी कि बालक और अध्यापक यानी क्रियाशील रहेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया तो होंगी। यानी कि अच्छा शिक्षण वो है जिसमें आपकी कक्षा बिल्कुल अच्छी तरह रहे, बच्चे आप जो सिखाना चाह रहे हो वो बच्चे सीख जाएं, वो क्या है? अच्छा शिक्षण। आप भी क्रियाशील, बच्चे क्रियाशील। निदान होना चाहिए कि यानी आपको पता होना चाहिए कि बच्चे कौन सी चीज़ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। अब देखो शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं भाई साहब? शिक्षण के प्रकार होते हैं 3, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो तो वो कौन सा शिक्षण है? औपचारिक शिक्षण है। इसमें निश्चित माहौल होता है, निश्चित वातावरण होता है, निश्चित चीज़ें होती हैं सिखाने के लिए। हम जो कर रहे हैं अभी औपचारिक शिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम भी निश्चित है, ठीक है, पढ़ाने वाला निश्चित है आपके लिए। अगर इन चीज़ों में अगर अपन कुछ निश्चित स्थान पर सीख रहे हैं, किसी नियंत्रित परिस्थिति में सीख रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति से सीख रहे हैं या निश्चित पाठ्यक्रम है, तो वो कौन सा है? औपचारिक है, फॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, यानी कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता से कहीं पे सीख रहा है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, है ना, कि जैसे 2 बालक जा रहे हैं, उन्होंने कुत्ते को पत्थर मार दिया, है ना। अब उस दूसरे बच्चे ने क्या सीखा? उसने सीखा कि भाई अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मुझे खा जाएगा, सीखा ना। तो ये कौन सा शिक्षण है? अनौपचारिक शिक्षण है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहीं जा रहे हो, है ना, आपके सामने किसी ने चोरी करी है और जनता उसको धड़ाधड़ कूटे जा रही है, पीटे जा रही है, आप चोरी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस काम के लिए इसको क्या इनाम मिला है? मार पड़ी है। तो ये कौन सा शिक्षण है? अनौपचारिक शिक्षण है। यानी कि आप कहीं पर भी सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी आदमी से सीखे, हो सकता है आप किसी पशु से सीखे। अब जैसे कि आप मान लो किसी पशु को पीटा जा रहा है क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा है, तो आप बदतमीजी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पता है अगर बदतमीजी करेंगे तो, ठीक है। फिर आता है आपका निरौपचारिक शिक्षण, यानी कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है भाई साहब। यानी कि आप जिससे सीख रहे हो, जिसको सिखा रहे हो, उन दोनों का कतई कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। अब देखो आप फ़ोन से भी चला रहे हैं क्योंकि आप YouTube देख रहे हैं, YouTube से आप मुझसे समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को, आपका मेरा कनेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन आप सीख रहे हो, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये कौन सा शिक्षण है? निरौपचारिक। रेडियो से सीखना, टीवी से सीखना, है ना। अब जैसे कि आप किसी संत महात्मा के प्रवचन सुनते हो, टीवी पे सुनते हो ना, या फिर यूट्यूब से सुनते हो, फ़ोन से सुनते हो, तो वहाँ भी आदमी सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वो कौन सा शिक्षण है? निरौपचारिक शिक्षण है। समझ में आई बात? यानी कि आप किसी के थ्रू सीख रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं, तो वो कौन सा शिक्षण है? निरौपचारिक शिक्षण।
बात करूंगा मैं शिक्षण के सिद्धांत की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, शिक्षण के सिद्धांत हैं इंपॉर्टेंट, आप इन पे लगा लेंगे क्या इंपॉर्टेंट। उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक कोई उद्देश्य होता है कि नहीं होता है, यानी कि आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपका उद्देश्य तो फिक्स है ना भाई, कि मुझे मान लो कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप पढ़ा रहे हो साहब, क्या पढ़ा रहे हो, चलो एक ग्लोब बनाऊंगा मैं थोड़ा सा, चलो जैसा भी है, हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्या बना दिया मैंने, ग्लोब। अब ये जो ग्लोब मैं बता रहा हूँ कि देखो भाई बालकों, ये ग्लोब में इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, या अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे कुछ बता रहा हूँ, या फिर नदियाँ बता रहा हूँ। तो भाई मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे बच्चों को नदियाँ सिखानी है। तो शिक्षण का जो सिद्धांत क्या है, यानी इसमें क्या होता है, उद्देश्य नियत होता है। समझ में आ जाएगी बात। शिक्षण जो है नियोजन का सिद्धांत का कार्य करता है। नियोजन का सिद्धांत क्या है, आप कहीं पे पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए प्लानिंग, यानी कि आप पढ़ाने जा रहे हो, आप किसी भी काम को करने जा रहे हो तो आपका नियोजन होना ज़रूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी कि अगर आपका नियोजन सही है, यानी कि आपकी प्लानिंग सही है, तो आपका शिक्षण कार्य कैसा होगा, अच्छा होगा। बात करूँगा मैं क्रियाशीलता के सिद्धांत, यानी कि शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावी होगा, जब बच्चा क्रियाशील होगा, अध्यापक क्रियाशील होगा। यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत ये है कि जिस शिक्षण में दोनों चर, यानी शिक्षक भी और बालक भी अगर क्रियाशील रहेंगे तो शिक्षण कार्य अच्छा रहेगा। अब ऐसा है नहीं, आप सब मास्टर बन गए, सरकारी है, आप स्कूल में गए, एक कुर्सी लगाई, एक दूसरी कुर्सी लगाई, टांग रखी, आप सो रहे बेटा पढ़, खड़ा हो जा, ये शिक्षण सही है? नहीं है, क्योंकि उसमें चलो ठीक है बच्चे क्रियाशील हैं, लेकिन आप मटरगस्ती कर रहे हो। तो शिक्षण के दौरान भाई साहब आपको खुद को भी क्रियाशील रहना है, बच्चों को भी क्रियाशील करना है। और ये कौन सा सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बात करेंगे अपन लचीलेपन का सिद्धांत, यानी कि शिक्षण का जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा लचीलापन है, यानी कि इस पर समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जैसे कि देखो, छोटा सा उदाहरण लो, आप पढ़ने जा रहे हो, चलो 8 बजे जा रहे हो, मौसम में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि चलो आज से 9 बजे आना है भाई, या कोई सरकार चेंज कर रही है टाइम, कोई ज़रूरी नहीं टाइम, में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यानी कि ये क्या है, थोड़ा लचीलापन है, यानी कि इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर सकते हैं। बात करेंगे अपन मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि शिक्षण में अगर आप मनोरंजन डाल दोगे ना, यानी कि आप पढ़ा तो रहे हो और आपको भी पता है कि आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के, तो आप लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे क्या होंगे, बोर। तो इससे आपको क्या करना है भाई, उसमें थोड़ा सा मनोरंजन डालना है, बीच बीच में कहानियाँ सुना दी, है ना, कुछ प्रेरक प्रसंग सुना दिए, किसी महापुरुष की कहानी सुना दी कि फलाना सिंह ये थे वो थे, हैं। तो कैसा होता है ये, यानी कि शिक्षण का एक सिद्धांत कौन सा है, मनोरंजन का सिद्धांत। ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन कैसे आता है पता है, कि निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। और दूसरी बात ये बता दूं आपको, इससे बाहर भी कुछ नहीं है। मैंने कई गाइड में लिए हैं, उन गाइड्स में से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप बेफिक्र होकर इन पर विश्वास कर सकते हो। या फिर आप एक बार इस क्लास को ले लो, वापस जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वो देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है। आपको कंटेंट वास्तव में अच्छा लगे ना, तो आप लाइक करना और कमेंट करके जाना कि सर वास्तव में बहुत सी अच्छी चीज़ थी। चलो टॉपिक पे आओ, और मुझे शेयर करने के लिए तो कहना पड़ेगा, तब आप शेयर करेंगे भाई, हैं, आपको खुद से तो करना आता नहीं है। चलो अगर आपका मन हो तो कर देना, ठीक है। चलिए देखो, बात कर रहे हैं शिक्षण की। शिक्षण कैसा होता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत का पालन करता है। यानी कि जो शिक्षण होता है ना भाई, वो क्या है, किसी को प्रेरित करता है। कैसे, एक आदमी बिल्कुल थक गया है, हार गया है ना, अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है, मोटिवेशन जिसको कहते हैं, वो इतना खतरनाक चीज़ है कि मैं कहूँ आपसे, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। और आपने क्यों 12वीं तक की पढ़ाई करी है, आपने साइंस से पढ़ाई की है, आप तो आर्ट्स से बहुत अच्छे टॉपर हो, और अब क्या करोगे आप, अगर आपका एसटीसी में नंबर नहीं आया तो ये हुआ, तो ये क्या है, अभिप्रेरणा है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी कि
तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत का पालन करता है कौन? शिक्षण का सिद्धांत है। बात करूँगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। आप हमेशा अभी से लेकर जब आप टीचर बनेंगे, टीचर की तैयारी करेंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, आपको ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आपको ध्यान रखना है। आपकी कक्षा में विभिन्न जाति के बच्चे होंगे, विभिन्न लंबाइयों के, विभिन्न, यानी कि उनमें सब अलग अलग डिफरेंस होगा। हो सकता है कोई खेल में अच्छा हो सकता है किसी की मैथ अच्छी हो, किसी को साइंस अच्छी लग रही हो, किसी को इंग्लिश अच्छी लग रही हो, तो उनका स्तर आपको देखना है। आप कक्षा 3 में पढ़ा रहे हो तब भी आपका वही रवैया है, कक्षा 5th में पढ़ा रहे हो तब भी आप सेम बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पालन नहीं किया, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कक्षा 3 के बच्चे हैं या 5 के बच्चे हैं। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखें, बच्चों के स्तर का ध्यान रखें, और सबसे पहले आप जांचें कि बच्चे कहाँ तक तो जानते हैं। अब जैसे देखो, मैं कोई टॉपिक ले लूँ, टॉपिक चलो मैं ले लेता हूँ, चलो महाराणा प्रताप, है ना। अब महाराणा प्रताप का आप एक तो महाराणा प्रताप आप कक्षा 2 में पढ़ा रहे हो, एक चलो 5th में पढ़ा रहे हो, तो आपको पता है कि कक्षा 2 के बच्चे को महाराणा प्रताप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या उसको पढ़ा सकते हो? नहीं, क्योंकि आप में कमी है, क्योंकि आपने उस बच्चे के स्तर को नहीं देखा, आपने व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं देखी। इसलिए जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसकी जो भी विभिन्नताएं, अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ शरारती बच्चे मिलते हैं क्लास के अंदर, आपको उनको भी कंट्रोल करना है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, हाँ ठीक है, कुछ बिल्कुल अंतर्मुखी होते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता है। आप चाहे पढ़ाते रहो और वो चुप अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं। 2 पीछे बैक बेंचर बैठे होते हैं, वो सबको कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है। तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इनका आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा भाई उधम मचाता है, तो इसको थोड़ा आगे बैठा लो। तो ये क्या है? हमारे शिक्षण के सिद्धांत हैं। बाल केंद्रित का सिद्धांत का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको सेंटर रखना है बालक को। आपको आती है रामायण, क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हो एसटीसी की, फिर आप एसटीसी में जब एंट्री करेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे, है ना, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उन पर काम करेंगे आप, फिर आप रीट देंगे, आप शिक्षक बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, आपके सामने बैठा है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो? यानी कि आपको ध्यान रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही होता है कि आपको सेंटर में क्या रखने हैं? बच्चे रखने हैं। खुद अपना नहीं कि भाई मेरे को तो ये आता है, मुझे तो यही बताऊंगा, नहीं, बालक को सेंटर में रखना है, ठीक है। फिर आएंगे भाई साहब हमारे शिक्षण के सूत्र। देखो आपको पढ़ाना कैसा है, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? फॉर्मूला किस काम आते हैं? किसी चीज़ का सोल्यूशन करने के लिए। अब बात कर रहा हूँ मैं शिक्षण के सूत्रों की। तो सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल का मतलब क्या है? यानी कि आप बच्चों को सबसे पहले सरल चीज़ों को पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ। ऐसा तो नहीं आपने कोई ऐसा टफ टॉपिक ले लिया शुरुआत में और बच्चों को पता ही नहीं वास्तव में कि ये टॉपिक ये होता है, तो आप पढ़ा लेंगे क्या उनको? इसलिए आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। धीरे धीरे आप उसका लेवल जटिल कर सकते हो। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखो ये विशिष्ट सामान्य है, ये थोड़ी बच्चों के लिए नहीं है, ये उच्च कक्षाओं के लिए है, ये ध्यान रखना है। यानी कि पहले आपको विशिष्ट चीज़ें बतानी है, फिर उसके बारे में सामान्य चीज़ें बतानी है। अब बच्चों के लिए नहीं है, ये है उच्च कक्षाओं के लिए। फिर अपन बात करेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे बच्चों को पढ़ाना है, आपको पहाड़े सिखा रहे हैं यहाँ पर ना, क्या सिखा रहे हैं? पहाड़े। यानी कि बच्चों को पता है, चलो बच्चों को जोड़ पता है या गुणा पता है, तो गुणा से आप पहाड़ा बना सकते हो भाई। चलो मैं बना के देखूँ एक, जैसे कि मैं 2 को बनाऊँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपको पता है कि बच्चों को ये चीज़ें तो पता है, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 4, इधर लिख लेता हूँ, मैं सीधा लिखूँ 2 4 6 8 10, अब बच्चों को ये नहीं पता है कि ये क्या होता है। तो
आपने क्या किया, इससे इसको बना दिया। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना होता है बेटा? 4, 2 तिया 6 होता है। यानी कि आपने क्या किया, बच्चों को जो ज्ञात था, बच्चों को जो पता था, आपने उससे वो चीज़ बना दी जो उनको नहीं पता था। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर आपको पढ़ाना है। समझ में आ रही बात? आज इसमें क्या है, अब लास्ट अंश से पूर्ण की ओर, मतलब यानी कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, मान लो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो कक्षा 5 में आँख के बारे में, या फिर आपका कोई बड़ा टॉपिक है ना, तो मान लो 20 लाइन है उसमें, तो क्या करना है आपको, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, अंश करने हैं। तो अंश करने के बाद फिर उसको एकदम इकट्ठा कर देना है। समझ रहे हो? 2 लाइन अब समझा दी, 2 अब समझा दी, 2 अब समझा दी। तो ये क्या है, एक बड़े पैराग्राफ को अंश करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ये पढ़ाया जाता है। तो यहाँ आपका ये टॉपिक है ना शिक्षण वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट नहीं हुई है, ओनली शिक्षण और अधिगम पढ़ रहे थे ना पर। तो शिक्षण क्या होगा हमारा कंप्लीट, फिर आने वाला है हमारा अधिगम। अब अधिगम पढ़ने से पहले जो भी भाई बहन, अब मेरे को ये बताओ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कंटेंट लेकर आया हूँ ना बहुत शानदार है, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर जाएगा नहीं। आप विश्वास करें एक बार, और आप एक बार इसको पढ़ें, है ना, फिर आप जहाँ भी पढ़ रहे हो उस कंटेंट को पढ़ लें, आप जिस भी गाइड को पढ़ रहे हैं उसे पढ़ लें, फिर देखें कि क्लास वास्तव में बेटर है या नहीं है। और जो भी नए आए ना, वो अभी यहाँ तक सबको नोट करना है, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब कर लो चलो, और सब अभी अपने जो भी दोस्त हैं उनको ये शेयर कर दो और लाइक करो, और कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि ये चीज़ समझ में आ गई कि ना आई। ठीक है, अब मैं पढ़ने वाला हूँ क्या, अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक, हाँ भाई, अधिगम पे आ जाएं। तो अगर तुमने ध्यान हो तो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण अभिरुचि की। देखो एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं, शिक्षण अभिरुचि क्या है और शिक्षण अभिवृत्ति क्या है। अब अभिरुचि और अभिवृत्ति को ही समझेंगे ना। तो जब मैं शुरू में बता रहा था ना कि जैसे कि कोई बुगला है, किसी ने मछली पकड़ रखी है, तो अभिवृत्ति क्या होती है, हमारी सोच, दृष्टिकोण, नज़रिया, यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि, यानी कि जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें अपन रुचि कैसे पैदा कर सकते हैं, अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं। दृष्टिकोण वो होता है अभिवृत्ति, लेकिन उसमें हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसको कैसे बदल सकते हैं, वो क्या है, अभिरुचि है उसमें, यानी कि रुचि पैदा करना, नॉर्मल भाषा में, है ना। अब शब्दों से ज़्यादा जटिल मत बनाओ इस चीज़ को, ठीक है, समझेंगे आप अधिगम। देखो अगर अपन पीछे जाएं तो हम पढ़ रहे थे शिक्षण, यानी कि टीचिंग, यानी कि एक आदमी पढ़ा रहा है आपको, यानी कि वो क्या कर रहा है, टीचिंग। उससे आप क्या कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, यानी कि लर्निंग कर रहे हो। अब ये कतई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी आपको पढ़ाए तभी आप सीखेंगे। मैंने बताया आप बाहर की चीज़ों से भी सीख सकते हो, हैं। अब देखो चलो एग्जाम्पल लो, स्कूटी से पापा की परी जा रही है, ठीक है, उसको किसी ने छेड़ दिया, उसमें 2 लगा दिए, तो वो व्यक्ति जिसमें आज लगी है मार, उसमें 2 थप्पड़ पड़े हैं, क्या वो भविष्य में ये चीज़ करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, उसने सीख लिया, यानी कि उसने अधिगम कर लिया है कि भाई ये करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अधिगम का मतलब है सीखना, लेकिन सीखना होना चाहिए भाई साहब परमानेंट। परमानेंट कैसे, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो अगर वो परमानेंट है तो वो क्या है, अधिगम है ना। अगर जो परमानेंट नहीं है तो क्या है, अधिगम नहीं है। देखो यानी कि अगर मैं अधिगम की बात करूँगा तो अधिगम आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। आपको याद रखने हैं AAP, क्या याद रखने हैं, अरविंद केजरीवाल की आप याद रखनी है, आम आदमी पार्टी, यानी कि अभ्यास से, अनुभव से,
प्रशिक्षण से अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और वो भी कैसा है, परमानेंट, स्थायी, तो वो क्या है, अधिगम है। यानी कि अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण से हुआ व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। अब देखो, आपने कोई चीज़ अभ्यास से सीखी है, यानी कि आपने लगातार अभ्यास किया है किसी चीज़ का, है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, पहले आप सीखे हैं, पहले आप जैसे कि कैंची मार सीखे। कैंची मार क्या होता है, जैसे डंडा होता है उसमें से, अब वो हमसे तो सिखाने गए, हम तो डायरेक्ट वही सीखे, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप कोई चीज़ अभ्यास से सीख रहे हो तो वो क्या है, अधिगम है। लेकिन स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप किसी अनुभव से सीख रहे हो, अनुभव से कैसे, धीरे धीरे जैसे कि आप में अनुभव आता है, यानी कि आप में मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। आप मान लो 20-25 साल के होते जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या है, मैच्योरिटी आ रही है। उस मैच्योरिटी से क्या हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है। उस अनुभव से अगर आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, अधिगम है। अगर अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम नहीं है। आपने ड्रिंक कर रखी है, हैं, आप मैच्योर हो भले ही, और ड्रिंक करके आप ऐसी समझदारों की बात कर रहे हैं कि अरे ये होता है, वो होता है, हैं? लेकिन दारू उतरी, आपको ही नहीं पता कि आपने क्या कहा था, तो क्या ये अधिगम है, नहीं है। यानी कि अगर आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है, वो भी किसके कारण, अभ्यास के कारण, अनुभव के कारण और प्रशिक्षण के कारण। 3 चीज़ याद रखनी है, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण। या आपने कहीं से जैसे प्रशिक्षण लिया है ना, तो भी अगर आप किसी और उससे आपको स्थायी परिवर्तन हुआ तो क्या है, अधिगम है। आपको केवल 3 वर्ड याद रखने हैं, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण। बोलो, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, AAP। आप याद रख लेंगे, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण और अधिगम, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर व्यवहार में भाई साहब अस्थायी परिवर्तन हुआ है तो वो अधिगम नहीं है। अब जैसे अस्थायी परिवर्तन कैसे, नींद आ गई आपको, हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, आप नॉर्मल थे, आपको नींद आ गई, आप सो गए, लेकिन सुबह जगे, तो क्या वो स्थायी परिवर्तन था, नहीं था। आप भाई साहब कहीं काम करके आए, आपने कोई काम किया, थकान के कारण आपका थोड़ा सा व्यवहार चेंज हुआ है, तो वो क्या स्थायी परिवर्तन है, नहीं। क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बात करेंगे अपन दवा, आपने कोई दवाई खाई है, आप बीमार हो, तो भी व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो अगर उसके कारण व्यवहार में परिवर्तन है तो वो अधिगम नहीं है। आपने साहब नशीले पदार्थों का सेवन कर रखा है, अब नशीले पदार्थों के सेवन से तो आप पूछो ही मत। होता क्या है कि जब आदमी नशीले पदार्थों का सेवन करता है ना, तब वो बिल्कुल इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है, लेकिन वो अधिगम करता नहीं है। अधिगम नहीं किया उसने, क्योंकि स्थायी परिवर्तन नहीं है। उसकी जैसे ही उस दवाओं का, नशीले पदार्थों का प्रभाव खत्म होता है, वो परिवर्तन वापस आ जाते हैं। सोचो, किसी आदमी ने ड्रिंक कर रखी है ना, सुबह आप जब उससे मिले थे जब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शाम को आप उससे मिल रहे हो, उसने ड्रिंक कर रखी है। चाहे आप उससे बोलो चाहे मत बोलो, हो सकता है वो 4 गाली दे आपको, हैं। आप सोचोगे यार सुबह तो कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी इसने, अब गाली दे रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना। लेकिन जैसे उसका नशा कम होगा तो वही आदमी हो सकता है आपको सुबह इसी तरह ट्रीट करे, ऐसे ही बात करे जैसे कि सुबह कर रहा था। तो नशे से अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, अधिगम नहीं है। समझ में आई बात। यानी कि अनुभव से, अभ्यास से, प्रशिक्षण से अगर आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, अधिगम है। और इन चीज़ों की वजह से अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे नींद हुई, थकान हुई, दवा हुई, नशीले पदार्थ हुए हैं, तो क्या है, अधिगम नहीं है। ठीक है। अब बात करेंगे अपन अधिगम की विशेषता। देखो, चाहे अधिगम की बात करें, चाहे अपन बात करें टीचिंग की, चाहे लर्निंग की, चाहे शिक्षण की, चाहे अधिगम की, दोनों जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। भाई अधिगम का मतलब क्या है, सीखना। और आदमी तब तक सीखता रहता है जब तक मरता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार बच्चा कैसे सीख सकता है भाई, हैं? अब देखो, मान लो एक बहुत छोटा बच्चा है, उसको कतई नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर आप
जैसे उसका किसी चीज़ से हाथ जल गया, तो उसे डरेगा कि नहीं डरेगा? आज आपने उसे जला दिया, मोमबत्ती पकड़ रहा था, मोमबत्ती लो उसके हाथ में लग गई हैं, वो ज़िंदगी में वो उस मोमबत्ती को टच नहीं करेगा। कैसा परिवर्तन है? स्थायी। अब वो ज़बरदस्ती अब बड़ा हो जाए और फिर ऐसे 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 करते ना तो बाबू के लिए तो वो नहीं करना है। तो ये जो अधिगम है कैसा है? जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, यानी कि आदमी बुढ़ापे में सीखता है। हो सकता है आप 60 साल के हों, आप 70 साल के हों, आपको कहीं और से सीख मिल जाए हैं, तो वो क्या है? सीखना है, यानी कि अधिगम है। व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन कतई अधिगम नहीं कहलाता है, ध्यान रखना है। मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिगम जो है मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखो, आप जितने पढ़ रहे हो है ना, या फिर अगर आप पिछली क्लास की सोचो, जब आप 12th में बैठे होंगे, अब ज़्यादातर बच्चे 12th वाले होंगे, कुछ और भी होंगे है ना, लेकिन आप सोचो जब आप 12th में थे तो क्या आप सभी एक टाइप से एक ही फ्लो से सब चीज़ों को सीख पाते थे? नहीं, क्योंकि हर आदमी की, हर जानवर की, हर पशु की प्रकृति कैसी होती है? अलग होती है। तो इसका मतलब है कि मानव की जो प्रकृति है ना, उस पर डिपेंड करता है। चलो, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया थी, अधिगम में भी एक उद्देश्य होता है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका कोई ना कोई उद्देश्य है। आप मेरे से ये शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य है, क्योंकि आपको BSTC करनी है। BSTC के बाद आपको क्या बनना है? मास्टर जी और बहन जी बनना ना। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम प्रभावपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम अगर आदमी कुछ चीज़ें सीख लेता है तो उस पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है ना। आप कुछ चीज़ें सीखे, मान लो कि आप एक बच्चे को, या आप खुद सोचो, आपको खुद एक ऐसे माहौल में रखा जाए जहाँ से ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही है जहाँ से चोरी हो रही है, तो वो उस पर प्रभाव डालेंगे नहीं डालेंगे? डालती है। यानी कि अधिगम क्या है? एक प्रभावपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। मैं बता चुका हूँ कि हर आदमी की सीखने की क्षमता, योग्यता, सब चीज़ क्या होती है? अलग होती है। तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होती है। अधिगम का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। कैसे होता है? आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आपको बाइक चलाने में बहुत कम प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत कम होगी ना? है? अब एक बार ध्यान रखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिगम जो आपने सीखा है वो आपको फ़ायदा ही दे। हो सकता है नुकसान दे रहा हो सकता है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। इसका मतलब है कि एक परिस्थिति में आपने कोई चीज़ सीखी, हो सकता है आगे जाके वो आपको समस्या दे, प्रभावित जरूर करेगी। ये कह रहा है कि दूसरी जगह पे स्थानांतरण होगा, हो सके वो अधिगम आपको क्या करे? फ़ायदा दे, हो सके नुकसान दे, हो सके कुछ भी नहीं दे। जैसे कि आप देखना, मूवी में देखा होगा, क्योंकि विदेश तो अभी शायद मुझे लगता है आप में से कोई गया नहीं होगा। हमारी जो इंडिया की गाड़ी होती है उनमें लेफ्ट में होता है एक हैंडल, सॉरी लेफ्ट में होता है, इधर होता है राइट में, है राइट में। लेकिन जो विदेश में अपन देखते हैं ना, वहाँ की गाड़ियों में लेफ्ट की साइड में हैंडल होता है। अब यहाँ से आदमी सीख के जा रहा है कार चलाना, तो वो वहाँ पे जब उन कारों को चलाएगा तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? सीखा तो उसने कार चलाना भी है भाई, और स्थायी सीखा है। आपने कार चलाना सीख लिया तो फिर इसका मतलब क्या है? आपने प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण से आप सीखे हो, अनुभव से आप सीखे हो, आपने अभ्यास किया है गाड़ी चलाने का, तो क्या है? अधिगम है। लेकिन ये अधिगम आपको कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है, कहीं पे फ़ायदा भी दे सकता है, और कहीं पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे मैं बात करूँ, आपको हिंदी आती है? आती है, आप हिंदी सीख गए, ये अधिगम है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सीखनी है इंग्लिश, तो क्या जो आपने अधिगम सीखा था उस अधिगम ने उसमें कोई प्रॉब्लम दी? सोचो, नहीं दी।
तो इसका मतलब क्या है, अधिगम का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। हो सकता है वो अधिगम आपको यानी कि फ़ायदा दे, हो सकता है नुकसान दे, हो सकता है वो कुछ भी प्रभावित ना करें। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है क्या करेगा, स्थानांतरित होता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। भाई मैं आपको अधिगम करा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि अधिगम जो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। अधिगम जो है समायोजन में सहायक होता है। जिस व्यक्ति ने अधिगम किया है, कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट जल्दी कर लेगा, बजाय ऐसे व्यक्ति के जिसने नहीं सीखा है कोई चीज़। मान लो आपने शिक्षण अभिरुचि अभी पढ़ी है, आपने अधिगम किया है, आप ऐसे वातावरण में जाएं या फिर आपको ऐसा माहौल हो जैसे कि आपका पेपर लग रहा हो, तो पेपर में आप बहुत अच्छा करके आएंगे क्योंकि आपने शिक्षण अभिरुचि पढ़ी है। पर एक ऐसा बच्चा जिसने शिक्षण अभिरुचि का कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो वहाँ पे समायोजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि शिक्षण जो है कैसी है, समायोजन की प्रक्रिया है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होती है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है ना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है ना। हो जाएगा यहाँ तक? अधिगम सक्रिय होता है। कैसा होता है? अधिगम सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव होता है, अधिगम चलता रहता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। भाई अधिगम कब कर पाएंगे आप माइंड से सीख पाते हैं, यानी कि अधिगम कैसी होती है, मानसिक प्रक्रिया। देखो भाई और बहनों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप एक भावी शिक्षक शिक्षिका बनने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये जो कंटेंट है ना, आप मुझे पता है आपके पास एक गाइड होगी, 2 गाइड होंगी, आप उनमें से एक बार मिला लेना है इसको ना तसल्लीपूर्वक, फिर देखना कौन सी चीज़ें बेटर थी आपके लिए, है ना। आपका भी समय कीमती है, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और सभी दोस्तों के लिए बताओ, ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ सकें। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, अगर आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया शिक्षण अभिरुचि, तो मेरी गारंटी है आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए अपनी थोड़ी सी समझदारी दिखाया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और जब आप जाएँ तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, और बार बार बीच बीच में कमेंट किया करें कि सर ये चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आई है, ताकि हमें तो फीडबैक मिले भाई कि अगर कहाँ पे हम कोई चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी आपका STC का पेपर और बाद होने वाला है, उससे पहले आपकी और भी क्लासेज होंगी। ये क्लास एक रामबाण साबित होगी आपके लिए, ध्यान रखना आप। मैं टॉपिक पे आता हूँ, उससे पहले आप एक बार लाइक कर लो और सब शेयर कर दो। आपका 10 सेकंड जाएगा शेयर करने में, ठीक है। अपने स्टेटस पे लगा दिया करो, या फिर जो भी फ्रेंड है उनको बता दिया करो। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो अधिगम कैसा होता है भाई साहब? हमारा सार्वभौमिक होता है, यानी कि अधिगम सब जगह हो सकता है। हो सकता है आप मंदिर में हो, वहाँ पे अधिगम हो सकता है आप कहीं और हो, वहाँ पे हो सकता है आप विदेश जा रहे हो। तो अधिगम भाई साहब कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। अधिगम एक विकास है। क्या है भाई? विकास है। भाई अधिगम आदमी कर रहा है, किसी चीज़ में कर रहा है। आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो उसमें क्या है? विकास है आपका। आप किसी चीज़, चलो आप शायरी सीख रहे हो, विकास है। आप यानी कि कोई भी स्थायी चीज़ सीख रहे हो तो वो क्या है? आपका विकास हो रहा है ना कहीं ना कहीं। ये जो अधिगम है वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज होता है। यानी कि हम कहाँ से सीखते हैं? हम वातावरण से सीखते हैं। हम वातावरण और उसकी क्रियाशीलता, यानी कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम कुछ क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं से हम कुछ अधिगम करते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, उसका फल क्या मिलता है, उसकी उपज क्या मिलती है कि ये क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है। देखो पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करें, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आए आप कमेंट कर देना, हालांकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बहुत शानदार तरीक़ा से समझाने का, ठीक है। आ जाओ चलो। अधिगम एक परिवर्तन है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है, पता है ना। अधिगम जो है अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? नवीन। भाई अनुभवों से तो हमने सीखा है, और अनुभवों से हमने सीखा है तो ही तो अधिगम है। अनुभवों से नहीं सीखते तो वो अधिगम होता क्या? नहीं होता। या तो आप अभ्यास से सीखो या फिर प्रशिक्षण से सीखो। देखो
अब देखो अधिगम की प्रोसेस कैसे होती है, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो आप सोचना, मैं और आप हैं, ठीक है, हमारा एक टारगेट सेट है। मेरा क्या टारगेट है कि मुझे आपको अच्छे अंक दिलवाने हैं, आपका टारगेट है कि आपको अच्छे अंक लाने हैं। तो सबसे पहले अधिगम में क्या होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, है ना, जो अभी शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं। गहरी बात है, समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो मैंने एक ऐसा व्यक्ति लिया है जो अभिप्रेरित है। अच्छा, अभिप्रेरित क्या हुआ, यानी कि जो आदमी सीखने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि आप हो, आप सीखने का प्रयास कर रहे हो ना, तो मैं जब आपको ले रहा हूँ तो मैंने ले लिया, ये अभिप्रेरित व्यक्ति है ना। ये अभिप्रेरित व्यक्ति, आपको मैंने एक लक्ष्य दिया है कि आपको बेटा नंबर लाने एसटीसी में बहुत अच्छे, ये क्या हो गया, आपका लक्ष्य हो गया। अब आप उस लक्ष्य के प्रति बहुत सारी क्रियाएं करेंगे। आपका लक्ष्य क्या है, एसटीसी में नंबर लाना। अब एसटीसी में आप नंबर कब लाएंगे, अब बहुत सारी अनुक्रियाएं करेंगे। अनुक्रिया का मतलब रिएक्शन करेंगे। कैसे भाई, आप कभी कोई सी बुक पढ़ेंगे, कभी कोई सी बुक पढ़ेंगे, कहीं से क्वेश्चन सीरीज लेंगे, हैं, कहीं से मॉडल पेपर लेकर आएंगे, है ना, कहीं टीचर से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, आपकी बहुत सारी अनुक्रियाएं हैं। फिर लास्ट में एक आप पेपर देंगे, जैसे कि वो आपकी एक अनुक्रिया है, यानी कि एक अनुक्रिया। इससे बीच क्या आएंगी, बाधा भी आएंगी। बाधा क्या आएंगी, अब चलो आप इस क्लास को ले रहे हो, आपका मान लो बैटरी डाउन हो जाता है फ़ोन का, बाधा आई। भाई जब आप कोई काम करने बैठोगे तो प्रॉब्लम तो होंगी ना, आप किसी भी काम को करें बाधा होंगी। उन्हीं बाधाओं से भाई साहब आप सीख सकते हो। जो बाधाओं से निकल जाता है वो सीख जाता है। तो सबसे पहले क्या है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। सबसे पहले एक अभिप्रेरित व्यक्ति होगा, जैसे कि आप मैंने लिए हैं, आपका एक यहाँ पे एक लक्ष्य होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, लक्ष्य, लिख लेना इसको ना। आपको एक लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य के लिए आप काम करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। प्रॉब्लम बता दी, आप पढ़ने बैठे, पेन खत्म हो गया है, लाइट चली गई, फोन डिस हो गया, डाटा खत्म हो गया, ये सारी बाधाएं। इन बाधाओं के फिर क्या करेंगे, आप विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे। कैसे, मैंने बताया, आप कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई भी काम कर रहे हो, मतलब वो नहीं आप पढ़ ही रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करनी पड़ेंगी। फिर लास्ट में क्या है, सही अनुक्रिया करनी पड़ेगी। आपको पता है कि भाई आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे नोट्स पढ़े, आपने नोट्स बना लिए, फिर क्या है, आपको पता चला कि मुझे तो इसमें से पढ़ना है, ये मेरे नोट्स हैं, इनमें से पढ़ना है। यानी कि आप बहुत सारी अनुक्रियाओं में से क्या करेंगे, एक सही अनुक्रिया करेंगे। उस सही अनुक्रिया से क्या होगी, आपकी उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, जो आप उद्देश्य लेके चले थे, वो क्या होगा, हमारा उद्देश्य की प्राप्ति होगी। और उद्देश्य प्राप्ति के बाद क्या है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर अधिगम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, टीचिंग एंड लर्निंग, कंप्लीट है भाई। टीचिंग और लर्निंग कंप्लीट है। अब मुझे ये बताओ आप कि टीचिंग लर्निंग में कहाँ किसको कोई समस्या आई है। देखो आप एक बात रखो, अगर आपको ये समझ में आ गई ना टीचिंग लर्निंग, मैं ये कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे, बहुत अच्छे। बाकी के टॉपिक छोटे छोटे हैं, आधे आधे घंटे के, 15-15 मिनट के, वे तो बेसिक हैं जो आपकी नॉलेज पे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टीचिंग लर्निंग। 2 टॉपिक आएंगे, जैसे कि नेतृत्व हुआ, संप्रेषण हुआ, वो 2 टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, फिर बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो लगभग वीडियो हालांकि थोड़ी लंबी होगी, आपको भी पता है भाई सिलेबस है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप धैर्य बना के रखें, और आप हालांकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप इसको 2 बार में देखें, 3 बार में देखें। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसको 2-3 बार रिवीजन करके चले गए ना, और ये कंटेंट आपने लिख लिया, आप किसी बुक से मिला लेना, किसी टीचर से पढ़ लेना, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंटेंट मैंने भी कहीं से इकट्ठा किया है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ाने का, बशर्ते आप भी अच्छी पढ़ाई करें। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ। पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ सभी, चलो आपके लिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप सभी एक बार इसको अपने स्टेटस पर लगाएं और शेयर करें सभी के लिए। ठीक है, फिर मैं आपको एक टॉपिक बढ़ा के थोड़ा सा रिलैक्स देता हूँ,
पहले सभी इसको शेयर करेंगे, उसके बाद वीडियो में लाइक, और ये बताएं मुझे कमेंट करके कि दोनों टॉपिक टीचिंग और लर्निंग है समझ में आए हैं कि नहीं आए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे अभी संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेशन। हाँ भाई देखो, अधिगम को थोड़ा सा पार्ट और रहेगा आपको 10 मिनट को, है ना, यानी कि आपको टीचिंग लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन संप्रेषण करेंगे, ठीक है। देखो हम बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तब उसको कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करेंगी। देखो टीचर प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कहीं कहीं पता चले कि आपके सामने जो टीचर खड़ा है उसने 5 अंगूठियाँ पहन रखी हैं, गले में माला, और क्लास में आ रहा है यो करके, हैं, आप पढ़ेंगे उससे, प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी कि टीचर भी अच्छा होना चाहिए, आपकी पाठ्य वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए, पुस्तकें अच्छी होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। यानी कि अधिगम को सभी चीज़ें लगभग प्रभावित करती हैं। आपका मन है पढ़ने का, नहीं है, ये भी प्रभावित करेगा। चलो देखो क्या क्या प्रभावित करता है। देखो अधिगम करता है कि इच्छा। बताओ अब आप मेरे से पढ़ रहे हो और आपका मन नहीं है, सीख जाओगे आप, नहीं सीखोगे, क्योंकि आपका इच्छा नहीं है। विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी की योग्यता, भाई कोई भी आदमी हो, विद्यार्थी हो चाहे हम हो, किसी, अगर मेरी क्षमता मान लो 20 किलो वजन उठाने की है तो मैं 40 किलो उठा पाऊँगा, नहीं उठा पाऊँगा। मतलब यह है कि विद्यार्थी की क्षमता अधिगम को प्रभावित करेगी, विद्यार्थी की योग्यता प्रभावित करेगी, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भाई मान लो किसी के लगी पड़ी है, हाथ में लगी रखी है, उसका ध्यान उधर ही है। कोई घर से लड़के आया है, 2-4 बैठे होंगे आपसे, कोई बाबू से लड़के आया है, अब उसकी मानसिक स्थिति क्या है कि वो अभी यानी कि अपसेट है माइंड से, और अगर आप अपसेट हो तो वो अधिगम को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी कि आपकी अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है, शारीरिक स्थिति सही नहीं है, तो अधिगम को प्रभावित करेगा ना। किसी का पर्सनल मैटर खराब हो गया, दिक्कत होगी ना, तो दिक्कत होगी तो फिर आपका अधिगम प्रभावित होगा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप मोटिवेशन के थ्रू किसी को भी समझा सकते हो। यानी कि अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप किसी को भी समझा सकते हो। आप अभिप्रेरित हैं, आपके अंदर एक आग है कि मुझे सीखना है, तो फिर आप क्या करेंगे। और अगर आप अभिप्रेरित नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका अधिगम जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, यानी कि कम होगा। महत्वाकांक्षा का स्तर, यानी कि आपने सोचा क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा कितनी है। जैसे कि आप सपने में तो आप वो है, कहते हैं ना कि कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई पैसों में आग लगा रहा होता है, कोई विदेश घूम रहा होता है सपने में। आपकी महत्वाकांक्षा ऐसी होती है कि आप सोचते हो कि हम टीचर बन जाएं, लेकिन आपका वो अगर स्तर कम है और आप अभिप्रेरित नहीं है, पढ़ नहीं रहे हो, तो आपका अधिगम कम होगा, और कम अधिगम होगा तो टीचर बनेंगे आप, नहीं बनेंगे। आपका महत्वाकांक्षा डिपेंड करती है, नहीं करती है, करती है। जीवन उद्देश्य, अधिगम को जीवन का उद्देश्य भी डिपेंड करता है, यानी कि क्योंकि आपका अधिगम इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट होगा कि आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारा जीवन उद्देश्य। सामाजिक संवेगात्मक कारक, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे कि समाज में ऊंची स्थिति का डर। आपने देखा होगा नॉर्मली सभी जगह हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, हमसे कुछ अधिक एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त करे, हमारा बच्चा 12th पढ़ा है, अभी वो मेरिट प्राप्त करे। और आपके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आपके पास 2 डर हैं, एक तो आपको क्या है कि आपकी मम्मी पापा हैं और उन्होंने क्या रखा है कि भाई बेटा तुझे मेरिट लाना है। दूसरा क्या डर है
कि मैं नहीं ला के आ पाया तो इससे आपका अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। पति पत्नी का मनमुटाव, अब आप पढ़ने आ रहे हो हैं, आपके मम्मी पापा में मनमुटाव चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी। आप पढ़ने तो जा रहे हो लेकिन आपके मन में गृह क्लेश है, तो आपका जो अधिगम है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा, और अधिगम कैसा होगा? थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आगे देखो, डिपेंड करता है जन्म। कैसे जन्म डिपेंड करता है? यानी कि आप देखना और आप फील करो, ये चीज़ें फील करो, क्योंकि जो शिक्षण अभिरुचि है ना, फील करने की सब्जेक्ट है। आप फील करो कि आपका जो जन्म है, अगर आप पहले बच्चे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो माता पिता हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, उनकी हमसे ज़्यादा एक्सेप्टेशन होती है। यानी कि वो सोचते हैं कि हमारा लड़का, हमारी लड़की जो बड़ी है वो कर लेगा, और छोटे बच्चों पर थोड़ा सा कम प्रेशर होता है। अब मान लो आपका कोई छोटा भाई बहन हो, हैं, आप बड़े बड़े हों, आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और ये डर आपको भी है। अब जैसे मैं हूँ, हैं, मान लो मेरा एक छोटा भाई है, तो हमेशा मेरे घर वालों को या फिर मेरी फैमिली को ये रहता है कि जो बड़ा है ना वो कर लेगा, और ये चीज़ उसको भी फील होती है कि बड़ा भाई है कर लेगा। तो ये भी आपके अधिगमों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। आपकी जाति, आपका तलाक, आप किसी ऐसी जाति से, क्योंकि आप जानते हो सभी हमारे इंडिया में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, आप जानते हो। आप किसी निम्न जाति, उच्च जाति, सवर्ण वगैरह वगैरह बहुत सी जातियों में अपन बटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से ये भी डिपेंड करता है, ये भी इनको प्रभावित करता है अधिगम को, कि अगर आप जाति विशेष से हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, प्रभावित होंगे ना। आपका तलाक हुआ है, जैसे कि आपके मम्मी पापा का तलाक हो गया, आप चाहते पापा के साथ रहना हो, हैं, लेकिन कानूनन तौर पर आपको मम्मी के साथ रहना पड़ रहा है, तो आपका अधिगम प्रभावित होगा ना भाई, क्योंकि आपके माइंड में पापा है। बात करेंगे अपन निर्धनता की, यानी कि गरीबी हुई, अमीरी हुई, ये भी एक दूसरे से क्या है कि रिलेट होते हैं, और इनसे भी अधिगम भी प्रभावित होता है। भाई एक गरीब बच्चा है, उसके माइंड में हमेशा अपनी गरीबी रहती है। अब एक अमीर क्यों टेंशन लेने लगा बताओ? तो अधिगम प्रभावित होता है इन चीज़ों से। आप किसी अनपढ़ फैमिली से आ रहे हो, आप किसी अनपढ़ फैमिली से आ रहे हो, क्योंकि अब आपको गाइड करने वाला है नहीं कोई, क्योंकि भाई अपने जो है मम्मी पापा नहीं पढ़े हैं, वो क्या बताएं आपको कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, इसलिए आपका अधिगम प्रभावित होगा। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अधिगम को प्रभावित करती हैं। और क्या करता है? शिक्षक के गुण भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे? मैंने बताया, हमारे एक सर आए जिन्होंने 5 हाथों में उंगलियां पहनी हुई हैं, एक माला है, और वो आपको ऐसे आ रहे हैं जैसे कि क्लास में यो यो करके, हैं, तो क्या है? शिक्षक के गुण अच्छे हैं क्या? वो आप पे अच्छा इफेक्ट डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो ये भी आपके अधिगम को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। शिक्षक क्या होता है? आदर्श होता है। आप देखो, आपने देखा होगा जो लड़कियां हैं, आप देखो जैसे कि आप सोचो, जैसे आपकी मैडम होंगी जो पढ़ा रही होंगी, और 3-4 में जो छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं वो इनको कॉपी करती हैं, साड़ी पहनेंगी, हमारी मैम ऐसे पढ़ाती हैं, ऐसे पढ़ाती हैं। तो जो टीचर होता है ना, अपने लिए आदर्श होता है, और हम चाहते हैं कि हम उसकी तरह बने। इसलिए टीचर को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एक आदर्शवादी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाल और ये लाल पीले बाल किए और क्लास में आ गए। भाई बच्चों पे उल्टा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ से, तो उनका अधिगम इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर आप ध्यान लगा के मेरी बातों को सुनेंगे, आप लिखेंगे नहीं, फिर भी आप अपनी ये जो चीज़ है ना, आप इनको फील करो, अपने जीवन से इनको रिलेट करो। आप फील करो कि आप एक टीचर हो और आपके सामने कक्षा 2 के 3 के 4 के बच्चे बैठे हैं, और आप ये मानो कि आप टीचर हो कि आपको कैसे जाना है। आप एक शिक्षिका हो, क्या आप जीन्स पहन के बच्चों के सामने जाएंगे? बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ?
आप एक शिक्षक हो और आप एक ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन के जा रहे हो और आप पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा है आप टीचर हो या फिर कुछ और हो। वहाँ मॉडलिंग करने नहीं जाने, वहाँ पे क्या जाना है, पढ़ाने, ठीक है। क्योंकि आप बच्चों के क्या हो, आदर्श हो। और जब आदर्श होता है ना, उसमें आदर्शता का गुण होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए टीचर का। ये नहीं कि कुछ तो ऐसे हैं जो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, बच्चा उसके हाथ पर हाथ रख के और सर बढ़िया हो, ये वो गप्पे लड़ा रहे, अच्छा गुण नहीं है। यानी कि व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। आप व्यवहार का मतलब आप स्ट्रिक्ट मत रहो, आप अपने व्यवहार में कठोरता मत लाओ, उनके साथ सहयोगी की तरह, मार्गदर्शक की तरह रहो, उनका सहयोग करो। विषय का आपको बहुत जरूरी ज्ञान है, लेकिन विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षण कौशल भी होनी चाहिए। कैसे? अब आपको मैं 2 आदमी ऐसे बता दूं, आप देखेंगे कि भाई 2 आदमी हैं, 2 टीचर हैं। एक ऐसा है जिसमें शिक्षण कौशल की कमी है। कैसे? उसे पूरा ज्ञान है, उसे पूरा सिलेबस रटा पड़ा है, वो एक एक सवाल को उंगलियों पे बता देता है, लेकिन उसके शिक्षण कौशल खराब है, क्योंकि वो ये अपने हाव भाव से, अपनी मौखिक मुद्राओं से वो बता नहीं पाता है कि वो क्या समझाना चाह रहा है। तो इसलिए जो शिक्षण कौशल है वो होना चाहिए टीचर में, प्लस में अपनी जो वो सब्जेक्ट है उसमें निपुण होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए सिलेबस पे, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। उसकी मानसिक स्तर भी अच्छी होना चाहिए। किसका? टीचर का मानसिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए। है ना? यानी कि शिक्षक का मानसिक स्तर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भाई अब अगर शिक्षक का मानसिक स्तर अच्छा नहीं होगा, क्या वो चीज़ों को समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। बात करेंगे हम अध्यापक के द्वारा स्थापित कक्षा का जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपने कक्षा ऐसी बनानी है, उसका माहौल ऐसा रखना है कि आसपास वातावरण में कोई हल्ला नहीं मचाए, कोई बच्चा ऐसे आपस में उंगली ना करे, हैं, कोई चोरी ना करे, एक किसी का पेन चुरा रहा है, एक कॉपी चुरा रहा है, तो ये माहौल नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी कक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। कक्षा 3 के बच्चों को कक्षा 3 का समझाया है, कक्षा 5 के बच्चों को 5 का समझ करके पढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं, हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब देखो, विषय वस्तु यानी कि सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे? भाई अब सीधी बात है कि अगर पाठ्यक्रम हमारा कैसा है, टफ है, यानी कि कठिन है, तो वो कठिन जो पाठ्यक्रम होगा वो उससे अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम बेकार है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो अधिगम क्या है, थोड़ा सा कम होगा। और अगर आपका पाठ्यक्रम अच्छा है तो अधिगम कैसा होगा, अधिक होगा। देखो अब अधिगम के जो गुण हैं वो मैं बता देता हूँ। अधिगम को विषय वस्तु कैसे प्रभावित करती है, विषय वस्तु की प्रकृति उसको प्रभावित करती है। भाई देखो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है? फिर देखो विषय वस्तु का चयन कैसा हुआ है, नहीं हुआ है। यानी कि आपने एक सेलेक्टिव मैटर लिया है कि नहीं लिया है बच्चों के लिए। आपकी कक्षा 3 की पर्यावरण की बुक में वे सभी चीज़ें हैं क्या जो एक कक्षा 3 के विद्यार्थी को होनी चाहिए है? तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है ताकि शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, प्रभावित ना हो। शिक्षण अधिगम का वातावरण, अब बताओ, आप ऐसे वातावरण में पढ़ा रहे हो जिधर इधर उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो शिक्षण यानी कि अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? प्रभावित होगा। बात करूँ मैं पुनर्बलन की, प्रतिपुष्टि की। देखो आपने, अब जैसे कि मैं हूँ, है ना, मैंने क्या बोला है कि जो शिक्षण अभिरुचि है आप इसको फील करो, अपने ऊपर इसको ढालो, अपने आप समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पुनर्बलन की और प्रतिपुष्टि एंड फीडबैक की। अब देखो पुनर्बलन का मतलब यह है कि अब जैसे कि मैंने 12th में मैं पढ़ रहा हूँ, 10th में पढ़ रहा हूँ, जैसा कि मुझे भी बोला गया था कि आप 12th पास कर लो, आपके लिए साइकिल दी जाएगी, है? तो ये क्या था मेरे लिए? पुनर्बलन था। मैं 12th पास किया लेकिन पुनर्बलन मुझे नहीं मिला। हो सकता है पुनर्बलन के रूप में, अब कहते हैं ना, आप इसको रिश्वत समझ सकते हो, सीधी बात है।
बच्चे को आपने चॉकलेट दी, बेटा इस काम को कर ले, कर लेगा ना? तो ये क्या है? पुनर्बलन है। आपने बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको पुनर्बलन देखो भाई, हाँ बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये क्या है? पुनर्बलन। यानी कि पुनर्बलन से भी आपका जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। पुनर्बलन प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक। आपके लिए कोई काम कर रहा है, आपका बच्चा कोई काम कर रहा है, उसे फीडबैक दो, उसे बताओ कि भाई ये काम सही है या गलत है। पुनर्बलन भी जरूरी है, प्रतिपुष्टि भी जरूरी है। अब पुनर्बलन नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? कभी जब भी क्या होता है, बच्चों को डांटना भी पड़ता है, तो वो जो डांटना है वो भी एक पुनर्बलन ही है। किसी की बेइज्जती करना भी पुनर्बलन हो सकता है नहीं? हो सकता है, क्योंकि उस बेइज्जती से हो सकता है किसी के अंदर मोटिवेशन आए, तो वो उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगा। आपने कहा किसी से कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपको कहा जा रहा है कि आप एसटीसी का पेपर पास नहीं कर सकते हो, आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो, तो आप दो टाइप के हो। एक तो ये चीज़ नेगेटिव ले लोगे माइंड में कि यार हम इसे कर नहीं सकते, लेकिन जो दूसरा वाला है ना, जिसके इरादे मजबूत हैं, जिसने सोच रखा है, जिसका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे एसटीसी में नंबर अच्छे लेके आने, वो उसको ऐसे पुनर्बलन के तौर पे लेगा और वो उस आदमी को बताएगा बाद में कि मेरा नंबर बहुत अच्छा है। इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके विपक्ष में बहुत आदमी खड़े हैं, ध्यान रखना हमेशा ही। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ आदमी यही सोचेंगे कि ये तो तैयारी कर रहा है, जो कर रही है इसका नंबर नहीं आया है। तो ये भी जरूरी होती है। अधिगम इससे भी प्रभावित होता है, शिक्षण विधियों से भी अधिगम प्रभावित होता है। एक आदमी ऐसी शिक्षण विधियों की यूज कर रहा है जिसको कतई नहीं पता कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। मैं अब एसटीसी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जब ये नहीं पता होगा कि शिक्षण विधियाँ कैसे यूज करनी है, मेरे हाव भाव क्या होने चाहिए, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँ बताओ आपको। वहीं मैं क्लास में कक्षा 3 में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ाने। तो ये भी ज़रूरी है कि मैं ऐसी विधियाँ यूज करूँ। अब मान लो कक्षा 1 का बच्चा है, कौन सी कक्षा का है? कक्षा 1 का। अब मुझे उसको अल्फ़ाबेट सिखाने, क्या सिखा रहा हूँ? अल्फ़ाबेट। अब भाई मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ इनके लिए, ऐसे कुछ ABC ऐसे करके कुछ सांचे बना दूँ ताकि बच्चे इनसे सीख सकें। तो इसका मतलब है कि मेरी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो अच्छी होंगी तो अधिगम कैसा होगा? अच्छा होगा। बैठक व्यवस्था भी अधिगम को प्रभावित करेगी, हैं? एक तो है ये कि टेबल पर 4 बच्चे हैं, गर्मी पड़ रही है और ये इधर कोनी एक इधर कोनी है, भाई इससे अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। शांति होगी तो अधिगम अच्छा होगा, शांति नहीं होगी तो अधिगम थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, इससे प्रभावित होगा। तो यानी कि आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ क्या है? अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब देखो अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, 4-5 इनको लिख लेना, हालांकि बस छोटे से हैं। देखो थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो दिया था बिल्ली पे। पता है जब आप एसटीसी कर लेंगे, जब आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ता पे। स्किनर ने चूहा पे। कोलर का एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। अब हालांकि स्टोरी इनकी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी स्टोरी है, वो कभी अपन जब आप एसटीसी कर चुके होंगे ना, अपन रीट की तैयारी करा रहे होंगे और आप रीट पढ़ रहे होंगे तब पढ़ाएंगे इनको। हल ने भी किस पे किया था? चूहा पे। अब देखो इस टाइम में जो हम पढ़ चुके हैं ना, शिक्षण अधिगम आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी कि मैं ये कह दूं कि आपका 50% है ना शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट। क्योंकि 1-1.5 घंटे में यहाँ पर, जैसे कि मैं कहूँ शिक्षण अभिरुचि 1.5 घंटे में हो रही है आपकी, तो 1.5 घंटे में जो बच्चा कुछ 1.5 घंटा है उसमें अपन जो 4-5 टॉपिक हैं वो, क्योंकि 10-10, 20-20 मिनट के हैं, उनमें बहुत सरल टॉपिक हैं। देखो इनमें जो मोस्ट टॉपिक कौन से हैं ध्यान रखना, टीचिंग लर्निंग, दूसरा है संप्रेषण, नंबरिंग तो सब में से होगी, सब में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करूँ शिक्षण अधिगम, संप्रेषण और नेतृत्व और एक समाजीकरण ले लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपके। यानी कि आज अब तक की इस वीडियो में आप लगभग 40 से 50% क्वेश्चन कवर कर लोगे इसी वीडियो में से, समझ रहे हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, कौन सा? संप्रेषण।
ठीक है, रेडी हो आप इसके लिए? तो आप बने रहो इस वीडियो के साथ, ठीक है। आपको अगर नंबर लेके आना है तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, और शेयर तो कर दो इसको, और लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं संप्रेषण।